हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर क्लास 11th और क्लास 12th फिजिक्स के लिए एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉन्सेप्ट हम समझते हैं तो इन एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को हम बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और उसमें हम टॉपिक देख रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सूडो फोर्स। यहाँ पर हर एक टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे और वो क्वेश्चन डेफिनेटली आपके सारे कॉन्सेप्ट उस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो वो पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी बॉडी का, किसी सिस्टम का एनालिसिस कर रहे हैं उसे हम कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और वो पॉइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पर हम यहाँ पर स्पेशली देख रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि एक्सेलरेटेड है। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटेड है, तो यहाँ पर एक सिंपल सा वर्ड हम लिखेंगे एक्सेलरेशन। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटेड है, ओके, विच इज एक्सेलरेटेड, ओके, विच इज एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा हम कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर लॉज जो है एनएलएम के जो लॉज हैं नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल नहीं होते। तो हमको इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर एनालिसिस करना है जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो कि कुछ एक्सेलरेशन ए से खुद मूव कर रहा है, तो जैसे लिफ्ट है या किसी कार की हम बात करें उसके अंदर एनालिसिस कर रहे हैं, या किसी हम स्पेस शिप की बात करें उसके अंदर उसके रिस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमें हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है, तो उसको हमको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना पड़ेगा। और उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में दो मेथड है, या तो हम रेफरेंस फ्रेम चेंज कर लें, जैसे कि कोई लिफ्ट है तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट पे एनालिसिस करने के बजाय आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एनालिसिस करें, मतलब कि हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर लिया, हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर के रिस्पेक्ट में एनालिसिस किया है, या फिर हम सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो अगर हमारे पास जैसे कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, जिसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, और कोई ब्लॉक का हम जिसका मास m है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो खुद एक्सेलरेटेड है, मान लेते हैं x डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है, ओके। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो खुद मूव कर रहा है, तो इसको ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, है ना, जिसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जो कि अब रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में है ना। मतलब अब जैसे ही हम सूडो फोर्स इस पे लगाएंगे, और सूडो फोर्स क्या होगा? सूडो फोर्स होगा, ये सूडो फोर्स हमने लगाया, ठीक है, और ये सूडो फोर्स जैसे ही हम इस बॉडी पर लगा देंगे तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। अब ये सूडो फोर्स क्या है? ये सूडो फोर्स है मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी, जिस बॉडी का हम एनालिसिस कर रहे हैं, जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मतलब कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन यूज करना है, उस बॉडी का मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, फ्रेम का एक्सेलरेशन, ओके। मतलब सूडो फोर्स जो होगा वो होगा ma। यहाँ पर मास किसका लेना है? मास बॉडी का लेना है, और एक्सेलरेशन किसका लेना है? रेफरेंस फ्रेम का। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? यहाँ पर जैसा हमने यहाँ पर डायरेक्शन बताया सूडो फोर्स का, इट इज अपोजिट टू दी एक्सेलरेशन। सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट टू दी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के अपोजिट होगा, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन। इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हम और समझते हैं जो हमको
इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर देगा, है ना। जब कभी हम इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करें तो डेफिनेटली एक मेथड है हमारे पास में शूडो फोर्स। आप शूडो फोर्स लगाएं और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसको एक्सेलरेटेड की जगह आप रेस्ट में समझ सकते हैं और फिर उस सिस्टम का एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर आप आपका रेफरेंस फ्रेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज उसी से रिलेटेड हम दोनों मेथड की बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिफ्ट का एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, हमारे पास में अगर हम लिफ्ट की बात करें, ठीक है, अगर हम एलिवेटर या लिफ्ट की बात करें, लिफ्ट का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कैसे हम वहाँ पर दोनों मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा लिफ्ट देख रहे हैं जो कि रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। फर्स्ट केस हम देख रहे हैं ऐसा लिफ्ट जो कि एक्सीलरेटेड है, कैसा है, सॉरी, जो कि रेस्ट में है, ठीक है, या फिर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। सबसे फर्स्ट केस जो जनरल होता ही है, और यहाँ पर इस वेइंग मशीन में, इस लिफ्ट के अंदर हमने एक वेइंग मशीन रखा हुआ है, वेइंग मशीन जो कि स्प्रिंग वेइंग मशीन है, स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रही है, और इसके ऊपर अगर हमने या कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसका वेट कितना होगा, उसका वेट मेज़र करने के लिए, है ना, अगर हम रीडिंग देखें कि वेइंग मशीन का रीडिंग क्या होता है, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, WM मतलब कि वेइंग मशीन, वेइंग मशीन का रीडिंग किसके बराबर होगा, वो होगा नॉर्मल रिएक्शन के बराबर, ठीक है। वो कि क्या मेज़र करता है, नॉर्मल रिएक्शन मेज़र करता है, तो वो किसके बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा, ठीक है। मतलब उसका वेट किसके बराबर होगा, अगर रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम इसका FVD बनाते हैं। नीचे यहाँ पर फोर्स लग रहा है mg जो कि उसका वेट है, और ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तो वेइंग मशीन का जो रीडिंग होगा, ठीक है ना, जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो mg के बराबर होगा, जो एक्चुअल उसका वेट है वही वो मेज़र करके बताएगा। फर्स्ट केस हमने देखा जिसमें वो रेस्ट में है। सेकेंड केस हम देख रहे हैं B केस, जिसमें वो अपवर्ड मूव कर रहा है विथ सम एक्सेलरेशन A, है ना। तो यहाँ पर अब ये जो लेफ्ट है ये A एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और इसमें हमने एक वेइंग मशीन रखा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई पर्सन खड़ा है जिसका मास m है, ठीक है। अब हम यहाँ पर दो मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर लें, जिसमें हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है जो इस पर्सन के वेट को ऑब्जर्व कर रहा है, वेइंग मशीन को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर हम इसका FVD बनाते हैं तो नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और ये जो पर्सन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ना। फर्स्ट मेथड हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम सेकंड केस देख रहे हैं जिसमें लिफ्ट जो है मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन A। सेकंड केस आप लिख सकते हैं हेडिंग उसका, सेकंड केस का हेडिंग हम यहाँ पर B पार्ट लिख लेते हैं, कलर यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो B पार्ट हमारा क्या है, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, यहाँ पर लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है, अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन A, ठीक है। तो यहाँ पर मेथड हम फर्स्ट देख रहे हैं, ठीक है। मेथड फर्स्ट जो है उसमें हमने रेफरेंस फ्रेम चेंज कर लिया है, हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम बॉडी को समझ रहे हैं। इसके रिस्पेक्ट में समझ रहे हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहे हैं। तो जब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहे हैं तो हम अगर इसका FVD बनाते हैं तो नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और ये जो पर्सन है जो लिफ्ट के अंदर है ये A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अभी अगर A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा नीचे वाले फोर्स से, तो नेट फोर्स होगा
अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमने लगा लिया। यहाँ पर नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर अगर हम नॉर्मल रिएक्शन देखें तो mg प्लस ma होगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन n जो होगा वो m इंटू जी प्लस ए होगा। ठीक है, मतलब अब जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका रीडिंग बढ़ जाएगा, उसका रीडिंग mg नहीं होगा, अब होगा m इंटू जी प्लस ए। इस अपवर्ड मोशन में जो g प्लस ए है इसको हम g इफेक्टिव लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपवर्ड डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, लिफ्ट जैसा हम केस देख रहे हैं, तो इफेक्टिव ग्रेविटी जो होगा यहाँ पर, इफेक्टिव ग्रेविटी जो होगा वो होगा g प्लस ए। कितना होगा? g प्लस ए। इफेक्टिव ग्रेविटी कितना होगा? g प्लस ए। सेम एज इट इज अब हम दूसरी मेथड से करते हैं, इसी को हम यहाँ पर शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करें, है ना, तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं मेथड टू जिसमें हम शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, है ना। तो ये हमारा लिफ्ट है और इस लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन है, ठीक है, और उसके ऊपर पर्सन खड़ा हुआ है। अब हमने हमारा रेफरेंस फ्रेम जो है लिफ्ट ही रखा है, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है लिफ्ट। तो अब हम विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट देख रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर हमको पता है कि जब इस पर्सन का एफवीडी हम बनाएंगे तो नीचे लग रहा है mg, ठीक है, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पर mg के साथ में नीचे की तरफ शूडो फोर्स भी लगेगा। अब आप एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं कि सर शूडो फोर्स क्यों लगाया? क्योंकि अब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहे हैं, तो शूडो फोर्स लगाकर ही आप बैलेंस कर सकते हैं उसे। ठीक है, दूसरी बात, शूडो फोर्स कितना होगा? तो शूडो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, शूडो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? तो ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो शूडो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लगाएंगे। मास किसका? बॉडी का। एक्सेलरेशन किसका? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमको समझ में आया। अब इस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ये पर्सन स्टेशनरी है, ठीक है, लिफ्ट भी स्टेशनरी हो गया क्योंकि आपने शूडो फोर्स लगाया, और लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ये पर्सन स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है, तो हम बैलेंस कर सकते हैं। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज एम जी प्लस एम ए। वही आंसर आया। नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया? m इंटू जी प्लस ए। ओके, m इंटू जी प्लस ए। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आया कि ये मेथड ज़्यादा इजी है एज़ कंपेयर टू रेफरेंस फ्रेम चेंज करने के बजाय। ओके, तो आप शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कुछ समझे होंगे, जिसकी हेल्प से हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को हम सी पार्ट की हेल्प से भी समझ सकते हैं। सी पार्ट में अब हम क्या देखेंगे? सी पार्ट में हम देखेंगे जब लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है, ठीक है, तो मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए। जब लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है ए एक्सेलरेशन से, तो अब हम मेथड 2 की बात करेंगे क्योंकि शूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को हम समझ गए। तो यहाँ पर ये लिफ्ट जो है, इसमें एक वेइंग मशीन रखा हुआ है और ये पर्सन इसके ऊपर खड़ा हुआ है। अब इस पर इसका एफवीडी और लिफ्ट डाउनवर्ड ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो इसका एफवीडी बनाएंगे। तो नीचे लगाएंगे mg और ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन के साथ में शूडो फोर्स ma भी लगेगा। ये क्या है? ये है pf, मतलब शूडो फोर्स। ओके, अब हम बैलेंस कर देंगे, तो n प्लस ma इक्वल टू mg। बैलेंस क्यों करेंगे? क्योंकि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में वो पर्सन स्टेशनरी है, तो n इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस a। इस केस में जो इफेक्टिव ग्रेविटी होगा वो g माइनस ए होगा। यहाँ पर g इफेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो g माइनस ए, मतलब रेफरेंस फ्रेम अगर a एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव कर रहा है तो इफेक्टिव ग्रेविटी g प्लस ए होता है, अगर डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो इफेक्टिव ग्रेविटी g माइनस ए होता है
है ना। तो यहाँ पर हमने 3 केस देखे, जब वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, मतलब रेस्ट में था, या कांस्टेंट वेलोसिटी पे था, है ना। अगर आप जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, और वहाँ पर बहुत बार उन्होंने इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं जिसमें वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब आपको शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर रेफरेंस फ्रेम मूव कर रहा है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, जहाँ पर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा सकते हैं। पर यहाँ पर जब वो एक्सेलरेटेड है तब इफेक्टिव ग्रेविटी का आप कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आप यूज़ करेंगे, और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम समझे हैं, है ना, वो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ एक और कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन का। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन में अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम मूव कर रहा है, ठीक है, तो आप शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करेंगे, है ना। उसके लिए हमारे पास में एक और केस है जिसको हम डी केस कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में कोई व्हीकल है या कोई कार्ट है ऐसा, और वो ए एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और यहाँ पर एक पेंडुलम, है ना, एक बॉब को हमने, जिसका मास m था, एक स्ट्रिंग की हेल्प से लटका दिया है। तो जैसे ही वो ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा तो वो बॉब जो है, वो स्ट्रिंग है, वो पीछे की तरफ जाएगी और वर्टिकल के साथ में कुछ थीटा एंगल बना लेगी। ठीक है, वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बना लेगी, वर्टिकल के साथ में ये स्ट्रिंग थीटा एंगल बना लेगी, और वो थीटा ही हमें फाइंड करना है। ओके, वापिस से ध्यान से हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर लिफ्ट या फिर कार्ट ए एक्सेलरेशन से मूव करती है तो इफेक्टिव ग्रेविटी कैसे फाइंड करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन की अगर हम बात करें विथ ए एक्सेलरेशन, तो आप यहाँ पर, है ना, कैसे टेंशन फाइंड करेंगे, है ना, उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, पर वहाँ पर हम वेइंग मशीन का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे टेंशन का यूज़ कर रहे हैं। सेम एज इट इज़ अगर हम बॉब को लिफ्ट में लटका देते हैं और वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है तो टेंशन G+A हो जाएगा। ओके, डाउनवर्ड मूव करेंगे तो टेंशन G-A हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे तो टेंशन क्या होगा और एंगल कितना होगा वो हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये कार्ट ही रखते हैं, ये लिफ्ट ही रखते हैं, हम इसके अंदर खड़े होके इस बॉब को देख रहे हैं। तो इस बॉब का अगर हम एफडी बनाते हैं तो एक टेंशन T लग रहा है जो कि वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, और एक फोर्स नीचे mg लग रहा है जो कि उसका वेट है, और यहाँ पर पीछे की तरफ एक शूडो फोर्स ma हम लगाएंगे क्योंकि जो रेफरेंस फ्रेम है वो एक्सेलरेटेड है a एक्सेलरेशन से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इस टेंशन को 2 पार्ट में रिजॉल्व करें तो एक कंपोनेंट उसका वर्टिकल अपवर्ड होगा जो कि होगा t cos थीटा, और एक कंपोनेंट उसका होगा हॉरिजॉन्टल जो कि होगा t sin थीटा। ठीक है, क्योंकि बैलेंस हम बड़ा इजीली कर सकते हैं अगर हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हम यहाँ पर अब बैलेंस करेंगे t sin थीटा को ma से और t cos थीटा को mg से। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि सर ये तो एक्सेलरेटेड मोशन है तो आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं, पर हमने इस रेफरेंस फ्रेम को नॉन इनर्शियल से इनर्शियल बना दिया है, अब ये रेस्ट में हो गया है। अगर आपने ये शूडो फोर्स जैसे ही लगाया तो इस पर्सन के रिस्पेक्ट में, वैसे भी इस पर्सन के रिस्पेक्ट में ये जो बॉब था ये रेस्ट में ही है, तो शूडो फोर्स लगाकर आप यहाँ पर बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, m से m भी कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू a/g हमको मिलेगा। तो यहाँ से थीटा अगर हमको एंगल फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स a/g। ठीक है, ये हमारा एंगल पता चला। ठीक है, अब अगर हम टेंशन फाइंड करना चाहते हैं तो ये इक्वेशन 1 जो है, ये इक्वेशन 2 जो है, इनको स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमको मिलेगा t² इज इक्वल टू ma
ए होल स्क्वायर प्लस एम जी होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब टी इज इक्वल टू एम रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यहाँ पर यही है इफेक्टिव ग्रेविटी। टेंशन कितना होगा, एम जी इफेक्टिव। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए एक्सेलरेशन से मूव करता है तो आप इफेक्टिव ग्रेविटी जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। आप PYQ देखेंगे, हम यहाँ पर आने वाले लेक्चर में इनसे रिलेटेड PYQs, इससे रिलेटेड कुछ सैम्पल क्वेश्चंस का एक लिस्ट आपको देंगे, वो आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा तो सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। और हम सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करेंगे हम आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें हम सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम ऐसे टॉपिक्स की बात कर रहे हैं जो जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियोस अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली जो बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद में जो एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट आपको चाहिए उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है।